हेलो, नमस्कार गाइस। आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनामिक स्ट्रक्चर होती है। डायनामिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट कहाँ होती है, किस तरीके की होती है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के चारों तरफ की बाउंड्री को बनाती है। सेल हम सब होता है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। तो जो सेल्स होती हैं, एक सेल जो है उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देते हैं। ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाएगा। सेल्स का साइटोप्लाज्म कैसे? उसमें इंटरमिक्स हो जाएगा। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। अब ये कैसी होती है? ये होती है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है मूवेबल होती है, मोबाइल होती है। ऐसा नहीं है कि एक शेप में प्रेजेंट है वैसी ही रहेगी, बिल्कुल इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? डायनामिक स्ट्रक्चर होती है और ज़रूरत के हिसाब से मूव कर सकती है, फ्लेक्सिबल होती है। डायनामिक का मतलब मूवेबल हो गया। ठीक है। उसके बाद ये एक फ्लूइडी स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? फ्लूइडी स्ट्रक्चर होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूरी सॉलिड है, फ्लूइड भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल वर्ड से हम क्या समझते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि सेलेक्टिव सब्सटेंसेस या सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर एंट्री देती है। ये नहीं कोई भी मॉलिक्यूल मुंह उठा के चलाया और सेल के अंदर एंट्री ले ली, ऐसा नहीं होता है। सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर एंट्री करने देती है और प्रोटेक्टिव होती है। कैसी होती है? प्रोटेक्टिव होती है। प्रोटेक्टिव होती है मतलब प्रोटेक्ट करने का, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद आता है रेगुलेट द मोलिकुलर ट्रैफिक अक्रॉस द बाउंड्री। इसका क्या मतलब है? इसे हम क्या समझते हैं? मोलिकुलर ट्रैफिक अक्रॉस द बाउंड्री, इसका यही मतलब हो जाता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, कौन से मॉलिक्यूल बाहर आएंगे। जो ये मॉलिक्यूल्स का जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर को कि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती कैसी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे। बहुत साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स दिए कि किसी ने बताया इस तरीके से लिपिड की बाइलेयर होती है, किसी ने बताया इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है वो आता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, और ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 के अंदर। इसके अंदर लिपिड्स के फ्लूइडी नेचर को और प्रोटीन्स के मोज़ाइक नेचर को बताया गया है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्वेसी फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है। क्वेसी फ्लूइड से हम क्या समझते हैं कि 50% वो लिक्विड होगी एंड 50% सॉलिड के जैसे बिहेव करेगी। अगर हम यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर के बारे में तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर क्या होता है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर है। फोस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब फोस्फोलिपिड से मिलकर के बनी हुई होती है। फोस्फोलिपिड की यहाँ पर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हमने क्या नाम दिया है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर नाम दिया है। उसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन, इसके बीच में लिपिड के बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन्स जिनको इंटीग्रल प्रोटीन का नाम दिया गया है, और लेयर के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या फिर लिपिड एंकर्ड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो
तीन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है, लिपिड से, प्रोटीन से एंड कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन, लगभग 50-50 के हिसाब से। एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर के या तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। अगर हम आरबीसीज के बारे में देखें, अगर हम इधर ये आरबीसीज के बारे में देखें तो आरबीसीज के अंदर 50% देखो 50-50 हो गया, फिर ये 1% इधर हो गया। इधर क्या आएगा 49 पॉइंट समथिंग लिपिड आ जाएगा, 49 पॉइंट समथिंग प्रोटीन आ जाएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट 1% बच जाएगा। इसी तरीके से न्यूरॉन्स के अंदर क्या, न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिपिड ज़्यादा, लिपिड यहाँ पर क्या है ज़्यादा है और प्रोटीन यहाँ पर कम है। जो आरबीसीज होती हैं ह्यूमन आरबीसीज, इन दोनों के अंदर ये दोनों क्या है लिपिड और प्रोटीन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। बट अगर हम न्यूरॉन्स के अंदर देखें तो यहाँ पर लिपिड की अमाउंट ज़्यादा है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म की किसके अंदर लिपिड की अमाउंट ज़्यादा होगी और किसके अंदर प्रोटीन्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। और इसके लिपिड और प्रोटीन के कंटेंट से ही पता चलता है, यही डिसाइड करेगा कि मेम्ब्रेन हमारी कितनी फ्लूइडी है और कितनी उसका एज ए सॉलिड या फिर हम बोल सकते हैं कितनी स्टैटिक है कितनी फ्लूइडी है। क्लियर। अब हमने देखा था कि लिपिड है वो बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिपिड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाइलेयर के अंदर। अभी हमने जो डायग्राम देखा था, देखो यहाँ पर हमने डायग्राम देखा था कि लिपिड की, फोस्फोलिपिड की यहाँ पर क्या है बाइलेयर है, मतलब 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं फोस्फोलिपिड की। और प्रोटीन इसमें या तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ये बिल्कुल इस तरीके से इसके अंदर धसा हुआ होगा, या तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, ये फिर यहाँ पर ये इसके प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो इस तरीके से हमने देखा कि लिपिड्स की बाइलेयर है, प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन इसमें धसे हुए होते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन पेरिफ्री पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होती है। अब सबसे पहले अगर हम सेपरेटली सब चीज़ों को सेपरेटली डिस्कस करें, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लिपिड बाइलेयर। लिपिड की जो बाइलेयर होती है इसमें क्या होता है, 2 लीफलेट ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा कि 2 लीफलेट, 2 लेयर्स हैं लिपिड मॉलिक्यूल की। लिपिड मॉलिक्यूल को हमने क्या नाम दिया है, एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमने एम्फीपैथिक क्यों बोला है, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर ये एम्फीपैथिक वर्ड है, ये हमने क्यों बोला है और इसका क्या मतलब है। एम्फीपैथिक उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है जो एज ए बेस एसिड और एज ए बेस दोनों की जैसे एक्ट करता है। एंड यहाँ पर 2 लीफलेट हमने देखी। उसके बाद क्या बताता है, दोनों जो लीफलेट हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं, मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी वो इस तरीके से प्रेजेंट है। मतलब उनके पास क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होता है जो लिपिड्स की बाइलेयर को होल्ड करने का काम करता है, वो सेपरेट नहीं होती इसकी वजह से। मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन की वजह से क्या होता है, वो एक साथ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो लिपिड की जो बाइलेयर है तो 3 टाइप के लिपिड प्रेजेंट होते हैं, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टेरोल्स। अगर हम लिपिड की नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, अगर हम लिपिड की बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके की लिपिड की बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो होती है। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है। और नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है, 2 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स हैं जो कि नॉन पोलर इन नेचर होती हैं। यहाँ पर इस तरीके से लिपिड का जो एक मॉलिक्यूल होता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। और 3 टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर। फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं और स्टेरोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं।
अब हम बात करते हैं फोस्फोलिपिड्स की। फोस्फोलिपिड्स की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके से प्रेजेंट होती है फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर। फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, सबसे पहले यहाँ पर एल्कोहल प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है। और उसके बाद प्रेजेंट एल्कोहल के साथ अटैच होता है फोस्फेट, फोस्फेट के साथ अटैच होते हैं ग्लिसरोल एंड स्फिंगोसाइड। यहाँ पर ये ग्लिसरोल है, या तो ग्लिसरोल प्रेजेंट होगा इस फोस्फेट के साथ या फिर स्फिंगोसाइन प्रेजेंट होगा। अगर और फिर उसके साथ ग्लिसरोल या फिर स्फिंगोसाइन के साथ अटैच होते हैं फैटी एसिड। अब ग्लिसरोल अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। और अगर यहाँ पर स्फिंगोसाइन प्रेजेंट है तो हम उसको क्या नाम देंगे, स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स। क्लियर। अब जो इतना पोर्शन है ये तो हाइड्रोफोबिक है, और जो ये हमारी फैटी एसिड्स की जो चेन होती है ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन हो जाता है। ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक। अभी हमने देखा था ना, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड और एन हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड की चेन्स देखी थी हमने। क्लियर। देखो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है कि फोस्फोलिपिड यहाँ पर दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड और स्फिंगोफोस्फोलिपिड। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड के अंदर जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है, देखो अभी हमने स्ट्रक्चर देखी थी ये वाली। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड के अंदर यहाँ पर ग्लिसरोल होगा, देखो अल्कोहल होगा, फोस्फेट होगा, यहाँ पर ये ग्लिसरोल होगा। क्लियर है। और फैटी एसिड्स होंगे। लेकिन ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है यहाँ पर अगर क्या प्रेजेंट है, कोलिन, कोलिन, तो हम क्या बोलेंगे, फोस्फेटिडाइल कोलिन। ठीक है। किसकी बात हो रही है, फोस्फोलिपिड्स की। ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेरिन, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेरिन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फोस्फेटिडाइल सेरिन। देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हमने दिखाया फोस्फेटिडाइल कोलिन और फोस्फेटिडाइल सेरिन। ठीक है। स्फिंगोफोस्फोलिपिड की बात करें तो इसमें स्फिंगोमाइलिन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, बेसिकली जो न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा छोटा सा एक क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है हमारे पास, हमने फोस्फोलिपिड्स को कवर कर लिया है, उसके बाद हम देखेंगे ग्लाइकोलिपिड्स को। क्लियर। तो ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो आउटर लीफलेट के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। ग्लाइकोलिपिड कैसे बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की जो इंटरेक्शन होती है या उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। जैसा कि हमें नाम से पता चलता है यहाँ पर ग्लाइको एंड लिपिड। ग्लाइको वर्ड हमें क्या बताता है, ग्लाइको वर्ड रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट को, और लिपिड तो जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि लिपिड है। तो दोनों यहाँ पर कॉन्जुगेट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, कोवलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। और ये जो टोटली स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की, इसको हमने क्या बोला है, ग्लाइकोलिपिड बोला है, और ये प्रेजेंट होगी आउटर लीफलेट के अंदर। ठीक है। और अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर है सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। सेरेब्रोसाइड सिंपल है, जिसके पास एक शुगर रेजिड्यू हो सकता है, या तो वो ग्लूकोज होगा या फिर गैलेक्टोज होगा, एक ही शुगर रेजिड्यू होगा। लेकिन गैंग्लियोसाइड जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, इसके पास 7 शुगर रेजिड्यूज होते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे ग्लाइकोलिपिड्स। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेरोल्स की। स्टेरोल के अंदर सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल स्टेरोल्स के अंदर क्या होता है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है और उसके साथ 4 फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम स्टेरोल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर क्या सिस्टम होता है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है विद 4 फ्यूज्ड रिंग्स। ठीक है। स्टेरॉइड न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, 4 फ्यूज्ड रिंग्स। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पर है कोलेस्ट्रॉल, जो केवल एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और स्टेरोल्स के नाम पर प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है स्टिग्मा स्टेरोल और सीटोस्टेरोल। प्लांट के पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, केवल एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोलेस्ट्रॉल एक टेम्परेचर बफर के जैसे एक्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एक टेम्परेचर बफर के जैसे एक्ट करता है। टेम्परेचर बफर से हम यहाँ पर क्या समझेंगे, टेम्परेचर बफर के जैसे इसलिए एक्ट करता है क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो एनवायरनमेंट का, तब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ज़्यादा फ्लूइडी होने से बचाता है। और जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो हो जाए
जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो हो जाए तो ये उसको जेल लाइक या फिर ज़्यादा जमने से बचाता है, इसलिए ये टेम्परेचर बफर के जैसे एक्ट करता है। क्लियर। उसके बाद जो लिपिड्स हैं वो केवल नॉर्मली ऐसे सेपरेटली ही प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि लिपिड ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट हैं या फिर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल से लिपिड बाइलेयर बना रहे हैं नॉर्मली, ये लिपिड राफ्ट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो लिपिड्स का जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ लिपिड्स, ठीक है, क्लस्टर ऑफ लिपिड्स को हमने क्या नाम दिया है, लिपिड राफ्ट। और इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स या फिर दो चीज़ें हैं वो रेशियो के अंदर प्रेजेंट होंगी, स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल 1:2 के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड लिपिड राफ्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब लिपिड राफ्ट भी दो टाइप के हो जाते हैं यहाँ पर, प्लेनर एंड कैवियोले। एक कैवियोलिन प्रोटीन होता है जो एक फ्लास्क शेप की इन्वेजिनेशन होती है, फ्लास्क शेप की इन्वेजिनेशन होती है, उसको क्या बोला गया है, कैवियोलिन प्रोटीन होता है वो। अगर वो लिपिड राफ्ट अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम प्लेनर लिपिड राफ्ट बोलेंगे, मतलब एसोसिएटेड है लिपिड्स के साथ। अगर वो लिपिड्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, उनके साथ प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम प्लेनर बोलेंगे। और अगर कैवियोलिन प्रोटीन प्रेजेंट है लिपिड्स के साथ लिपिड राफ्ट में, दैट इज कैवियोलिन कैवियोले। ठीक है, और ये कैवियोलिन क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग प्रोटीन होता है। लिपिड राफ्ट के अंदर हमने देखा कि स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड ये रहा यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल इसके साथ बाइंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा लिपिड, इसके साथ कैवियोले प्रोटीन जो है, कैवियोलिन प्रोटीन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंडेड फॉर्म में है लिपिड राफ्ट के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे कैवियोले। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो प्लेनर। ठीक है, तो ये लिपिड राफ्ट की हुई। उसके बाद लिपिड को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, अगर हम लिपिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो तीन टाइप के एग्रीगेशन या फिर तीन कन्फर्मेशन में चेंज होता है। वो क्या क्या है, माइसिल, 2D शीट एंड लाइपोसोम। ठीक है, कौन कौन सी हो जाती हैं, माइसिल, 2D शीट एंड लाइपोसोम। यहाँ पर हम देखेंगे कि माइसिल जो है इसके अंदर एक ही मतलब मोनोलेयर है, मोनोलेयर से माइसिल बनेगा। लिपिड की जो मोनोलेयर है वो माइसिल की फॉर्मेशन करेगी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इधर हमें स्मॉल टेल देखने को मिलेगी। 2D शीट के अंदर क्या होता है, लिपिड की दो मोनोलेयर, वो एक सेल से नहीं आई है, लिपिड की बाइलेयर नहीं, मोनोलेयर यहाँ पर होंगी। और लाइपोसोम जो है, लाइपोसोम एक प्रॉपर स्फेरिकल, एक होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से बाइलेयर इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बाइलेयर, बाइलेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी। और इसको यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी। लाइपोसोम को किसके अंदर यूज़ किया जाता है, ड्रग डिलीवरी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के बारे में। तो लिपिड मॉलिक्यूल किस तरीके से मूव करते हैं, क्या उनका मोशन होने वाला है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, क्या बताया था कि जो लिपिड की जो बाइलेयर होती है वो डायनामिक होती है, आई मीन मूवेबल होती है, और क्वेसी फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है। फ्लूइड, लिक्विड क्या करता है, लिक्विड तो मूव करेगा, तो क्वेसी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, पार्शियली एज ए फ्लूइड एंड पार्शियली एज ए सॉलिड जो एक्ट करती है उसको हम क्वेसी फ्लूइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। डायनामिक है तो ऑब्वियस सी बात है, तो मॉलिक्यूल्स तो मूव करेंगे ही करेंगे, और लिपिड है तो सबसे पहली मूवमेंट हो जाती है रोटेशनल मूवमेंट। इसके अंदर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा, अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा। इसके लिए उसको किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद ही रोटेट कर लेगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास लेटरल। लेटरल के अंदर क्या करेगा, जैसे ये मॉलिक्यूल इधर से एक मॉलिक्यूल इधर से इधर आ गया, ये मॉलिक्यूल इधर से इधर आ गया, लेटरली मूव करेंगे।
ये भी पैसिव होता है। और अगर हमें इन मॉलिक्यूल्स की पैसिव मूवमेंट को देखना हो लैब के अंदर तो हम फ्रैप एक टेक्निक होती है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, उसकी हेल्प से इस मूवमेंट को हम देख सकते हैं। उसके बाद तीसरी मूवमेंट हमारे पास हो जाती है फ्लिप फ्लोप मूवमेंट। फ्लिप फ्लोप मूवमेंट जो होती है इसके अंदर क्या होता है, एक लेयर के अंदर नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल इनर लेयर से आउटर में चला जाएगा, या फिर आउटर लेयर का कोई मॉलिक्यूल है वो इनर लेयर में उसको आना हो तो इस मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया है, फ्लिप फ्लोप मूवमेंट। अब ये कैसी होती है, एक्टिव होती है और इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी लगानी पड़ती है, ऐसे पैसिवली ये मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, फिर जो फ्लिप फ्लोप मूवमेंट है उसके लिए प्रेजेंट होते हैं एटीपेजेस, क्योंकि अब अभी बोला हमने कि एनर्जी लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, एटीपेजेस प्रेजेंट होंगे। अब सबसे पहले आता है हमारे पास फ्लिपेज। फ्लिपेज होता है पी टाइप का एटीपेज। ठीक है, देखो नाम हमें देखना है, स्पेलिंग देखनी है, FLIPPAS आई। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, आई। इसका मतलब क्या है, आउटर टू इनर, इनर में लेकर आएगा। इधर फ्लोपेज के अंदर हमें क्या दिख रहा है, FLOPPAGE। ठीक है, तो ओ यहाँ पर हमें दिख रहा है, मतलब ये आउटर में लेकर जाएगा। इधर फ्लिपेज के अंदर हमें आई दिख रहा था, मतलब हम इसको ट्रिक से याद करेंगे कि आई दिख रहा है तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर लेकर आएगा, इधर ओ दिख रहा है तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर लेकर जाएगा, किसको, लिपिड मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो फ्लिपेज क्या होता है, फ्लिपेज है हमारे पास पी टाइप का एटीपेज। फ्लिपेज क्या है, पी टाइप का एटीपेज है, और फ्लोपेज क्या है, ABC ट्रांसपोर्टर है। तो ये मॉलिक्यूल्स को फ्लिपेज आउटर से इनर लेकर आता है और फ्लोपेज इनर से आउटर लेकर जाता है। ठीक है, दोनों यहाँ पर एनर्जी लग रही है, दोनों ही क्या है, एटीपेज है, एटीपेज। अब आती है स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज के बारे में, स्क्रैम्बलेज कुछ कोई एटीपेज नहीं होता है, लेकिन ये कैल्शियम पर डिपेंड करता है। कैल्शियम इसको एक्टिवेट करता है, और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर आउटर लेयर के अंदर कम लिपिड्स प्रेजेंट हैं तो ये इनर से आउटर में लेकर जाएगा, और अगर इनर में कम है तो ये आउटर से इनर में लेकर आएगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये लेकर जाएगा, लेकिन फ्लिपेज एंड फ्लोपेज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम नहीं करते। फ्लिपेज ऑलवेज इनर में लेकर आएगा एंड फ्लोपेज ऑलवेज आउटर मेम्ब्रेन के अंदर लेकर आएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लूइडिटी के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में। सबसे पहले तो जो फ्लूइडिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, देखो लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो फ्लूइडिटी भी ज़्यादा, ठीक है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो फ्लूइडिटी भी ज़्यादा। क्लियर। इसका मतलब लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन फ्लूइडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर भी फ्लूइडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है ये चीज़। लिपिड मूवेबल होता है, किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी वो ज़्यादा फ्लूइडी होगी, और टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ये फ्लूइडिटी हो गई। अब देखो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जेल लाइक कॉन्सेंट्रेशन में या फिर जेल लाइक प्रेजेंट है, टेम्परेचर थोड़ा सा हम क्या करते हैं उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं। कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जेल लाइक कन्फॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है, देन हम क्या करते हैं टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं तो वो थोड़ी फ्लूइडी स्ट्रक्चर के अंदर आती है। किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जेल लाइक कॉन्सेंट्रेशन से फ्लूइडी में कन्वर्ट होने में, किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जेल लाइक से फ्लूइडी में कन्वर्ट होने में जितना टेम्परेचर लगता है दैट इज़ फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये क्या होता है, फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। अब जिसके पास लिपिड कंटेंट ज़्यादा है उसका फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होगा,
और अगर किसी के लिपिड कंटेंट कम है तो उसका फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम चेन लेंथ को देखें तो जो चेन लेंथ है, एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जो अनसैचुरेटेड हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड, और सैचुरेटेड का मतलब है सैचुरेटेड का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब जो अनसैचुरेटेड है उसके लिए फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, लो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड क्या करता है, एक किंक प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जैसे कि मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट होता है, नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट होता है, लेकिन ये देखो इस तरीके से पास में प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड है तब, ठीक है, तो चिपके हुए प्रेजेंट होंगे जब सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब डबल बॉन्ड होता है, जैसे देखें समझें, ऐसे डबल बॉन्ड है ना, अगर अनसैचुरेटेड फॉर्म प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से। इससे क्या होगा कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये किंक प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किंक प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो किंक प्रोड्यूस करेगा तो हमें लो ट्रांजिशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन अगर इस तरीके से यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, और डबल बॉन्ड वाले जो थे वो हमने किस तरीके से देखे थे, इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, किंक प्रोड्यूस करता है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस हो गया, ये बिल्कुल जेल लाइक, ये बिल्कुल क्या मिलेगी, ये बिल्कुल जेल लाइक मिलेगी, और ये थोड़ी सी फ्लूइडी मिलेगी। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होती है दैट इज़ अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है, लो ट्रांजिशन, इसका जो फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा वो लो होगा इस केस में। और इस केस में जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो कैसा होगा, हाई होगा। इस केस में कैसा होगा, हाई होगा। क्लियर है, ये क्लियर हुआ। चलो फिर चेन की लेंथ की बात आ जाती है। यहाँ पर चेन की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्लूइडिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी बड़ी चेन उतनी कम उसकी फ्लूइडिटी। उसके बाद बात आती है कोलेस्ट्रॉल की। पीछे हमने देखा था कि कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है, कोलेस्ट्रॉल एक टेम्परेचर बफर के जैसे एक्ट करता है। टेम्परेचर बफर हमने देखा था, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये उसको विस्कस होने से बचाएगा। मतलब ये यहाँ पर हमने इनहिबिशन का साइन लगा दिया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये उसको ज़्यादा फ्लूइडी होने से बचाएगा फोस्फोलिपिड्स के साथ इंटरैक्ट करके। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया है, जैसे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल कम टेम्परेचर वाले एरियाज़ में रहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल उसको ज़्यादा जेल लाइक होने से बचाएगा। मतलब उसके जेल लाइक कन्फर्मेशन ना बन जाए, इसलिए उसको थोड़ा फ्लूइडी बना कर रखेगा, और इसके लिए वो फैटी एसिड चेन के साथ इंटरैक्ट करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का रोल भी क्लियर होता है। उसके बाद बात करते हैं हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर देखी थी, देखा था कि लिपिड की बाइलेयर है और उसमें प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल। ठीक है, दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरल और इंटीग्रल। ठीक है, पेरिफेरल जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, पेरीफेरल पेरीफ्री पर जो प्रेजेंट होंगे, मतलब बाहर की साइड में प्रेजेंट होंगे। और दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक,
पेरिफेरल और एक्सटेंसिव। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल बाउंड्री में आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर की साइड में प्रेजेंट होंगे, या तो ये साइटोसोलिक साइड में जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर आउटर मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर आते हैं इंटीग्रल। देखो यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर हो गई यहाँ पर, और ये वाली कैसी हो गई, इनर हो गई। ठीक है, ये वाली कैसी हो गई, इनर हो गई। तो ये अगर हम आरबीसी प्रोटीन्स की बात करें तो स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन प्रेजेंट होते हैं इस स्ट्रक्चर में, जैसा हमने दिखाया है। एक तो ये इधर प्रेजेंट है प्रोटीन, और एक ये इधर प्रेजेंट है, ये आउटर पोर्शन के बिल्कुल बाहर है, और ये इनर मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक पोर्शन की साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल दोनों लेयर्स के बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होगा। इंटीग्रल किस तरीके से प्रेजेंट होगा, दोनों लिपिड की जो लेयर्स है दोनों के बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्लाइकोफोरिन हो जाता है, ग्लाइकोफोरिन हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोफोरिन। अब जैसा कि हमें पता चल रहा है कि जो पेरिफेरी पर प्रेजेंट है वो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, और दोनों ही बॉन्ड कैसे हैं, बिल्कुल वीक बॉन्ड है। ठीक है, और जैसा कि हमें इंटीग्रल के अंदर स्ट्रक्चर में देखा था कि बीच में बिल्कुल धंसा हुआ होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा होगा, टाइट बॉन्ड होगा। तो डिसोसिएशन की बात करें दोनों की, तो जो वीक बॉन्ड है ऑब्वियस सी बात है इसको डिसोसिएट करना, इसको वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। इसलिए हम अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो वो डिसोसिएट कर सकते हैं प्रोटीन को, या फिर पीएच थोड़ा सा हाई कर देते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन इधर क्या होता है, इधर हम डिटर्जेंट या फिर एसटीएस का यूज़ करना पड़ेगा टाइट बॉन्ड को तोड़ने के लिए और प्रोटीन को डिसोसिएट करने के लिए, क्योंकि दोनों बाइलेयर्स के बीच में, इधर दोनों बाइलेयर्स के बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है, और इधर क्या था, पेरिफ्री पर प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पर डिसोसिएशन करना आसान था, इधर डिसोसिएशन करना टफ है। क्लियर। उसके बाद लास्ट कैटेगरी आ जाती है प्रोटीन्स की, दैट इज़ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन अटैच्ड विद लिपिड मॉलिक्यूल बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स जो लिपिड की जो बाइलेयर होती है, जैसे कि हमने देखा था, तो जैसे ये पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से जैसे पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इधर यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, और लिपिड मॉलिक्यूल के साथ क्या अटैच्ड रहता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इसको डिसोसिएट करने के लिए एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन हो जाते हैं हमारे। इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है लिपिड एंकर के बेसिस पर, इनकी अटैचमेंट साइट और इनकी जो सब सेल्यूलर लोकेशन होती है, इसलिए तो ये एक छोटी सी टेबल दी हुई है। तो आइसोप्रेनॉइल, माइरिस्टोइल, पामिटोइल और जीपीआई लिंक्ड। ठीक है, 4 कैटेगरीज यहाँ पर हो जाती हैं। आइसोप्रेनाइल जो होता है, इसके सी टर्मिनल पर क्या प्रेजेंट होता है, सिस्टीन रेजिड्यू और थायोईथर बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है, एन टर्मिनल पर अमाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा। और यहाँ पर पामिटोइल के अंदर सिस्टीन प्रेजेंट होता है, सी और एन टर्मिनल दोनों के ऊपर, यहाँ पर थायोईथर। ठीक है, तो यहाँ पर थायोईस्टर है, यहाँ पर थायोईथर है, और यहाँ पर थायोएस्टर है, तो दोनों को ये ध्यान रखना है, ये थायोईथर है और ये थायोएस्टर है, दोनों अलग अलग हैं। और फिर जीपीआई लिंक के अंदर क्या होता है, वेरियस रेजिड्यूज होते हैं जो सी टर्मिनल पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर अमाइड बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, सेल्यूलर लोकेशन की बात करें तो जीपीआई लिंक्ड होता है, केवल यही सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, बाकी तीनों के तीनों कैसे होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर होते हैं। क्लियर है, तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप आप सभी को समझ आया होगा।